So let's get started. In the last lecture, we were discussing about the matrix multiplication, and we discussed we cannot multiply any two matrices unless the product AB of two matrices are possible, if and only if number of columns of first matrix should be equal to the number of rows of second matrix. हर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, हमने डिस्कस किया था। वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जिनमें पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे वाले मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे अगर कमांड हासिल करनी है तो ये 3 पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है कि नहीं है, इस क्राइटेरिया को सीखना। जैसे कि ये क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे वाले मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स पॉसिबल होगी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। और हमने डिस्कस किया था कि ये बात हमेशा याद नहीं रहती कि भाई पहले के कॉलम या दूसरे की रो, या पहले के कॉलम या दूसरे की पहले के रो या दूसरे के कॉलम, ये हमें याद नहीं रहता। तो इस पॉसिबिलिटी के लिए हमने क्राइटेरिया सीखा था। दूसरा है प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि मल्टीप्लाई होती कैसे, और तीसरा ये कि आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे मालूम होगा। जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों मैट्रिक्स टेढ़े मेढ़े होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे ये ए और बी दिया हुआ है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनका प्रोडक्ट जो होगा वो हो सकता है कि बिल्कुल इन दोनों से डिफरेंट हो। तो आने वाले मैट्रिक्स की डायमेंशन को पहले से मालूम करना ये भी काम है। तो ये तीनों पॉइंट्स को सीखने के लिए हमने तीनों पॉइंट सीखे थे कि मैट्रिक्स कैसे, पॉसिबिलिटी क्या है, और ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे वो मैंने रब कर दिया, या तो याद है आप लोगों को क्राइटेरिया? हाँ भाई, क्राइटेरिया याद है आप लोगों को मल्टीप्लाई का? जी सर। क्या क्राइटेरिया है, क्या सीखा था हमने? ये लिखा था कि पॉसिबिलिटी और डायमेंशन को चेक करने के लिए दोनों को डायमेंशन में लिखकर राइट से लेफ्ट की तरफ काटेंगे। अगर वो दोनों सेम आ जाए तो उस सूरत में वो पॉसिबल है, वरना नहीं। चले फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ई है, एक मैट्रिक्स एफ है, और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ई एफ, ई मल्टीप्लाई बाय एफ, सॉरी नीचे चला गया, लिखा हुआ था यहाँ पे क्राइटेरिया आपने लिखा हुआ था वो नीचे चला गया। अच्छा, अब आप लोग ये बताएं कि फॉर एग्जांपल सपोज दैट आपके पास मैट्रिक्स ई ये है और मैट्रिक्स एफ ये है, और हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ई एफ पॉसिबल है कि नहीं है, और इसी तरह हम एफ ई के बारे में भी जानना चाहते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और ऑर्डर कैसे होगा। तो क्या कोई बता सकता है कि ई एफ की पॉसिबिलिटी कैसे चेक की जाएगी? हमने ये सीखा था कि ई एफ की पॉसिबिलिटी चेक करने का मेथड ये है कि हम एक रफ वर्क बनाएंगे। ये हमने राइट हैंड साइड पे एक रफ वर्क बनाया, इस पे रफ वर्क लिख दिया हमने। पहले ई आ रहा है तो पहले ई लिखेंगे, फिर एफ आ रहा है तो एफ लिखेंगे, और फिर आखिर में ई एफ लिखेंगे, क्योंकि हम ई एफ मालूम करना चाहते हैं। अच्छा, ई की डायमेंशन क्या है, कोई बता सकता है इसकी डायमेंशन? ई की डायमेंशन क्या है जी? 1/3 सर। 1/3, एक्सीलेंट। व्हाट अबाउट द डायमेंशन ऑफ एफ? 3/1। 3/1। और हमने ये सीखा था कि राइट क्रॉस लगाएंगे, ये राइट क्रॉस आपने लगाया, क्या इस क्रॉस पे नंबर सेम है? यस सर। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यानी कि ई एफ की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जब हम ई एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट आएगा, हासिल जरब आएगा ई एफ, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? बचे हुए नंबर कौन से? एक वन ऊपर बचा है, एक नीचे बचा है, तो ये पहले वाले को हम पहले लिखेंगे और बाद वाले को बाद में लिखेंगे। तो यानी आने वाला जो ई एफ होगा उसकी डायमेंशन 1/1 होगी, यानी कि हमें पहले से मालूम है 1/1, यानी कि एक रो एक कॉलम, इस तरह का छोटा सा मैट्रिक्स होगा ई एफ। यानी कि पॉसिबिलिटी भी चेक हो गई और आने वाले का ऑर्डर भी चेक हो गया। अब मल्टीप्लाई किस तरह होती है, ये भी हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई होती है रोज इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई किस तरह होती है? रोज इनटू कॉलम होती है। तो अगर आपने इसी तरह कहा जाए कि जैसे ई एफ आपने चेक किया है, अगर एफ ई को चेक करें तो कैसे चेक करेंगे एफ ई को आप? पहले एफ लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर एफ ई लिखेंगे। तो कोई बता सकता है कि एफ की डायमेंशन क्या है 3/1 और ई की डायमेंशन क्या है? 1/3।
राइट क्रॉस लगाइए, क्या नंबर सेम है क्रॉस पे? यस सर, आने वाले की डायमेंशन क्या होगी? 3/3। तो देखें वही मैट्रिक्स है, पहले हम EF मालूम कर रहे थे तो आने वाले की शक्ल ऐसी है, ऐसा मैट्रिक्स आएगा, और हमने उसकी जगह रिवर्स कर दी, FE निकाला तो ये 3/3 का आएगा, यानी कि हम पहले से मालूम है कि इसकी शक्ल ऐसी होगी, यानी 3 रोज 3 कॉलम। तो ये बड़ा सिंपलेस्ट क्राइटेरिया है, इसके जरिए से आप पॉसिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, आने वाले की डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। अब रहा सवाल के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो आपने क्राइटेरिया सीखा था कि रोज इनटू कॉलम। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं? रोज इनटू कॉलम। रोज इनटू कॉलम। हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, ये देखें ए बी कंप्यूट करना था, और पेपर में कैसे काम करेंगे, पहले ए को कॉपी करेंगे, फिर बी को कॉपी करेंगे, रफर बना के क्राइटेरिया चेक करेंगे, आने वाले की डायमेंशन निकाल लेंगे, और फिर रोज इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करके हमने ए बी फाइंड किया था। कुछ याद है आप लोगों को? यस सर। इसी तरह अगर बी ए को चेक किया जाए तो जैसे ए बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल हो। अगर ए बी पॉसिबल है या ए क्रॉस बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी ए बी पॉसिबल हो या बी क्रॉस ए बी पॉसिबल हो। तो हर एक के लिए आपको इंडिविजुअली क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। अंडरस्टूड नहीं है कि ए क्रॉस बी पॉसिबल है तो बी क्रॉस ए बी पॉसिबल होगा, ऐसी बात नहीं। तो अगर यही मैट्रिक्स है हमारे पास और हमसे कहा जाए कि बी क्रॉस ए के क्राइटेरिया को चेक करें, तो हम कैसे चेक करेंगे? पहले बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर हम ए लिखेंगे। कोई बता सकता है बी की डायमेंशन क्या है? बी डायमेंशन 2/3 है सर। 2/3। और ए की डायमेंशन क्या है? 2/2। 2/2। राइट क्रॉस लगाइए, क्या इस क्रॉस पे नंबर सेम है? क्या इस क्रॉस पे नंबर सेम है? नहीं सर। इस क्रॉस पे नंबर सेम नहीं है, सो इट मींस दैट बी ए इज नॉट पॉसिबल। ए बी तो पॉसिबल है, आपने मल्टीप्लाई भी किया, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी नहीं है, हर एक के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये तो पुरानी बातें थी मल्टीप्लाई की, कि आपने पॉसिबिलिटी का क्राइटेरिया भी सीखा, बहुत सिंपलेस्ट मेथड आपको बताया गया, और मल्टीप्लाई करना भी सीखा, और आपको क्वेश्चन भी दिए गए थे बुक से सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। अब एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखा रहे हैं ताकि कुछ आइडिया हो जाए। जी, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस। किस बुक का है ये तो आप छोड़ दें, लेकिन एक एक क्वेश्चन है हमारे सामने, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि मल्टीप्लाई का क्राइटेरिया हमें आ जाए। जी, लिखा हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, शो दैट a क्रॉस b का होल ट्रांसपोज बराबर है b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज। असल में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप होल ब्रैकेट पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, यानी कि पहले b पे ट्रांसपोज आएगा फिर a पे ट्रांसपोज आएगा। मल्टीप्लाई के अंदर वो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। अगर यही चीज होती ना, ऐसा अगर प्लस में लिखी होती, अगर ये लिखा होता a प्लस b का होल ट्रांसपोज, तो प्रॉपर्टी ये होती है कि बिल्कुल सिंपली ब्रेक हो जाएगा, यानी कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। एडिशन में तो ऐसे ही होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे ऐसे ही होता है, लेकिन मल्टीप्लाई की बात करेंगे आप, अगर ए बी प्रोडक्ट के अंदर है और मल्टीप्लाई के अंदर है, आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, यानी कि बाद वाला पहले आएगा और पहले वाला बाद में आएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर ए बी के बजाय 3 मैट्रिक्स हो जाए, ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो क्या कोई बता सकता है कि अब ये किस तरह ऑर्डर में खुलेगा? पहले सी का फिर बी का फिर A का। पहले सी का फिर बी का फिर ए का, तो मल्टीप्लाई में रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। तो अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है शो दैट, साबित कीजिए कि ये दोनों चीजें बराबर है। तो अगर दो चीजों को साबित करना हो तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ गया तो इसका मतलब है कि आपने वेरीफाई कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे कैसे करेंगे सॉल्व, कोई बता सकता है? क्या आइडिया है आपके जहन में, कैसे प्रोसीड करेंगे? सो हाउ डू वी प्रोसीड दिस क्वेश्चन? जी, जितनी भी रोज होंगी उनको कॉलम बना देंगे ट्रांसपोज के लिए।
कैसे बना देंगे? मतलब ए और बी मौजूद है तो आप कैसे काम करेंगे? मतलब बताइए मुझे। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है और आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे सॉल्व? बताइए मुझे। ट्रांसपोज में तो रॉज और कॉलम को ए बी इंटरचेंज का कर देते हैं, वो बात तो सही है, लेकिन आप इसे कैसे हल करेंगे? मुझे कोई बता सकता है इसे कैसे हल करेंगे? क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या स्टेपिंग होगी? ए बी का पहले प्रोडक्ट लेंगे, फिर जो जवाब आएगा वो ट्रांसपोज लेंगे। हाँ, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया चेक करेंगे? यस सर। बिल्कुल चेक करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ये सॉल्व हुआ है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आज का आर्टिकल ये नहीं है लेकिन हम आइडिया दे रहे हैं। तो ए और बी आपको दिया हुआ है, ए भी 2/2 का है और बी भी 2/2 का है। ए भी 2/2, बी भी 2/2, राइट क्रॉस लगाया, क्रॉस पे नंबर सेम है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो आने वाले की डायमेंशन क्या होंगी? बचे हुए नंबर क्या है? ये पहले 2 आ गया पहला वाला और ये 2 बाद वाला आ गया, तो 2/2 का आने वाला मैट्रिक्स होगा। ए और बी को आपने लिखा था, ए क्रॉस बी लिखिए, क्रॉस लगाया आपने, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई कैसे हुई है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि ये मल्टीप्लाई कैसे हुई है? रोज इनटू कॉलम सर। रॉज इनटू कॉलम, यानी कि पहली रो पहला कॉलम। पहला कॉलम। तो पहली रो में 2 एलिमेंट है, पहले कॉलम में 2 एलिमेंट है, तो पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा फार्मूले का। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो को पहले कॉलम से भी करेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, अब कोई कॉलम बचा नहीं। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ए और बी को मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? ये जो रॉ में एंट्री है ये कहां चली जाएगी? कॉलम बच जाएगा। और इसी तरह ये रॉ की एंट्री भी कॉलम एंट्री बन जाएगी। तो ये ए क्रॉस बी का होल ट्रांसपोज तो आगे इसको 1 का नाम दे दिया, यानी कि एक साइड सॉल्व हो गई। अब कोई बता सकता है कि इसके लिए क्या काम किया जाए? पहले ट्रांसपोज निकाले जाएंगे, सही है, फिर प्रोडक्ट कर देंगे, जो जवाब आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो पहले बी का ट्रांसपोज लिया जाएगा, ए का ट्रांसपोज लिया जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आप यहीं से बता सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज क्या होगा? कोई मुझे बताएगा बी का ट्रांसपोज में क्या लिखूं? ये 4 ऊपर चले जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, और -2 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे। शाबाश, ट्रांसपोज लेना हमें आता है। तो पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, ये हमने बी का ट्रांसपोज ले लिया, फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे, ये भी ले लिया। अब इनके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, क्राइटेरिया भी चेक कर लिया और आपस में मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास देखते हैं। और ये देखते हैं कि सेम आया कि नहीं आया जी। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो -22, 28, 22। क्या नहीं, ये तो सेम नहीं आ रहा, ये तो 62 आ रहा है। क्या मिस्टेक हुई है, कोई बता सकता है? यहाँ पे 62 होना चाहिए। हाँ भाई, है भाई, ये 42 और 20 कितना होता है? 62 लिखा गलत है, ये मिस प्रिंटिंग हुई है 6 को ना, ये मिस प्रिंट हुआ हुआ है। क्या आप सही है? यस सर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको सेंड कर दिए जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, हम पेपर भी देखेंगे। तो आज का ये इसमें क्लियर है ये बातें आपको? यस सर। आज की बात करते हैं, आज हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है
और डिटरमिनेंट कैसे कंप्यूट किया जाता है और डिटरमिनेंट को हम कहाँ यूज करते हैं? मेनली हम डिटरमिनेंट को इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। जब आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, 2 इक्वेशन होंगी या 3 इक्वेशन होंगी या मोर देन 2 होंगी, तो आप डिटरमिनेंट के जरिए इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करते हैं। अब डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, इसको आप निकालना सीख लेंगे तो आपको इक्वेशन निकालना भी आ जाएगी। तो कभी कभी डिटरमिनेंट का सवाल भी आता है और कभी कभी इक्वेशन सॉल्व करने का सवाल आता है। तो जब इक्वेशन सॉल्व करने का सवाल आएगा तो आप डिटरमिनेंट को यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले डिटरमिनेंट को देखते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है। सो डिटरमिनेंट इज ए कांस्टेंट नंबर is associated with a square matrix is called a determinant of the matrix. असल में डिटरमिनेंट एक फंक्शन होता है। डिटरमिनेंट d is a function which maps a square matrix into a real number. यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कोई एक नंबर आएगा। खैर बहरहाल अगर आप ये समझ लें कि एक पहली बात डिटरमिनेंट के मुतालिक ये है कि हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता। हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। पहली बुनियादी बात डिटरमिनेंट के मुतालिक ये है कि पहली बात तो ये कि हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, लेकिन हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। तो कोई बता सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है? A square matrix is a matrix having same number of rows and column. A square matrix is a matrix having same number of rows and column. ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, यानी कि 1 रो 1 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, 4 रोज 4 कॉलम, 10 रो 10 कॉलम, 20 रो 20 कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, यानी कि उसकी डायमेंशन कैसी हो, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 10 by 10, 20 by 20, 100 by 100। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायमेंशन कैसी हो, 1 by 1, 2 by 2, 10 by 10, 20 by 20, same rows and column. A square matrix is a matrix having same number of rows and column. So determinant can be computed of a square matrix only. अच्छा, एक बात पता चल गई कि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। नोटेशन क्या है, जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर आप ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, इज डिनोटेड बाय दिस। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ जो है वो उसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम तो ये वाली नोटेशन यूज करेंगे। अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटरमिनेंट कैसा होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मैट्रिक्स बी है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर मैट्रिक्स सी है तो उसके डिटरमिनेंट को लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ सी। अगर मैट्रिक्स डी है तो उसके डिटरमिनेंट को लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ डी। तो ये नोटेशन ज्यादा रिलैक्स है, फिजिबल है कि सी का डिटरमिनेंट, ये मॉड नहीं है, इसको मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं समझिएगा। डिटरमिनेंट में और एब्सोल्यूट वैल्यू में बहुत फर्क है। सर लिखा हुआ तो उसी तरह है, फर्क है तो हमें कैसे मालूम होगा? हाँ, इसके अंदर 3 बुनियादी फर्क है। पहली बात ये कि डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, जबकि आपने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होती। पहली बात, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होती, डिटरमिनेंट नेगेटिव में भी हो सकता है, एक बात हो गई। दूसरी बात, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की निकाली जाती है, डिटरमिनेंट जो निकाला जाता है वो किसी मैट्रिक्स का निकाला जाता है। 2 बातें। तीसरी बात, सर हमें कैसे मालूम होगा, अगर एक चीज यूं लिखी हुई है तो हम तो इसको हमें तो नहीं मालूम कि ये ए मैट्रिक्स है कि क्या है, हम तो इसको मॉड ऑफ ए भी कह सकते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। नहीं, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की निकलती है और नंबर को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर इस तरह लिखा हुआ है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है, इस तरह लिखा हुआ है तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है। अच्छा, शक्ल से देख के हम बता देंगे कि अगर वो नंबर है तो वो एब्सोल्यूट सही है। सही है, हम कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। सो डिटरमिनेंट निकलेगा, हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है, और डिटरमिनेंट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सर डिटरमिनेंट कंप्यूट कैसे करते हैं? हाँ, ये अगली बात है। A square matrix is a matrix having same number of rows and column. तो एग्जांपल कैसी है स्क्वायर मैट्रिक्स की? फॉर एग्जांपल, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नो यस सर। यस सर।
स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो क्या इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर है? यस सर। अगर बराबर है तो फिर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर एक रो है और एक कॉलम है, यानी कि ये 1 by 1 का मैट्रिक्स है। सर फिर तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जी बिल्कुल सही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी के बारे में क्या ख्याल है? यस सर, स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 by 2 ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सी के बारे में क्या ख्याल है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमें पहचानना आ गया। 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 10 by 10, 20 by 20, 100 by 100। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब अगली बात ये कि सर इसका डिटरमिनेंट अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? हाँ, अब अगली बात ये कि 1 by 1 मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे कंप्यूट होगा, 2 by 2 का कैसे कंप्यूट होगा, 3 by 3 का कैसे कंप्यूट होगा। वैसे तो हम 4 by 4 और 5 by 5 को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी और मेनली जो है हम 3 by 3 तक जाते हैं। लेकिन अगर आप 3 by 3 सीख लेंगे तो आपको 4 by 4 और 10 by 10 भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये देखते हैं कि हम डिटरमिनेंट कैसे कंप्यूट करते हैं। अभी हम बात डिटरमिनेंट की कर रहे हैं, अभी हम इक्वेशन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत अच्छा सीख जाएंगे तो आज ही आप देखेंगे कि इक्वेशन जो है वो 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगी। तो सारी मेहनत जो है, प्रैक्टिस जो करनी है वो डिटरमिनेंट कंप्यूट करने पे करनी है। तो डिटरमिनेंट कंप्यूट करना बहुत अच्छा आ जाएगा तो इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब डिटरमिनेंट कंप्यूट करना सीखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 1 by 1 मैट्रिक्स। अगर एक 1 by 1 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाएगा? अगर ए आपको दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स की नोटेशन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। तो डिटरमिनेंट, ये तो मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। सर क्या मतलब डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं? देखो ये मैट्रिक्स फॉर्म है, इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, और ये डिटरमिनेंट की शक्ल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस। ये डिटरमिनेंट का ब्रैकेट जो होता है ना वो इस तरह का होता है, ये वर्टिकल लाइंस होती है। ये इसको हम कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स ए। तो जब आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा तो सबसे पहले आप उसको डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखेंगे। अच्छा, डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखेंगे। क्या ये डिटरमिनेंट की शक्ल है? जी हाँ, देखें ये मैट्रिक्स की शक्ल है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये डिटरमिनेंट की शक्ल है। अच्छा, शक्ल में लिख दिया। सर अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? अरे इसका डिटरमिनेंट वही होगा जो इसका सिंगल नंबर है, वही डिटरमिनेंट होगा, जो इसके अंदर नंबर मौजूद है वही होगा। आम तौर से आप छोटी क्लासों में 2 by 2 यानी कि इसका डिटरमिनेंट आपने निकालना सीखा होगा मैट्रिक में या उससे ऑनवर्ड में, या इसका निकालना सीखा होगा। आम तौर से 1 by 1 का डिटरमिनेंट निकालना नहीं सिखाया जाता, लेकिन हम सीख रहे हैं उसको। 1 by 1 का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? सर आपने कहा कि पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। जी हाँ, डिटरमिनेंट की फॉर्म क्या होती है? यहाँ भी वर्टिकल लाइंस आएंगी, यहाँ भी वर्टिकल लाइंस आएंगी, और फिर डिटरमिनेंट होगा क्या? बस वही नंबर होगा जो इसके अंदर मौजूद है, वही उसका डिटरमिनेंट होगा। अच्छा, वही नंबर होगा जो उसका डिटरमिनेंट होगा। अगर मैट्रिक्स से आपको दिया हुआ, ये एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो मैंने जनरल डिस्कशन की है, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स से आपको दिया हुआ है 5, तो पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। भाई ये बात बहुत अहम है, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा। सर डिटरमिनेंट की फॉर्म क्या होती है? यार वर्टिकल लाइंस लगाओगे दोनों तरफ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 5, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 5 वही होगा, जो नंबर होगा वही होगा, जो नंबर होगा वही होगा। अच्छा, अगर आपको ये दिया हुआ है 1 by 1 का मैट्रिक्स, तो कोई बता सकता है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? -2 दिया हुआ है, यही होगा सर, -100 + 100 वही। -2 है तो +2 नहीं हो जाएगा ये? नहीं सर, हाँ, ये नहीं होगा +2, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये हम डिटरमिनेंट कंप्यूट कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। हमने कहा कि जो नंबर होगा वैसे ही आएगा, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो अपॉन में हो, चाहे वो रूट में हो, किसी भी तरह हो, चाहे वो डेसिमल में हो, लेकिन जो नंबर होगा वो वैसे ही आएगा। लेकिन उसको लिखने के लिए पहले आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो नंबर होगा वही उसका आंसर होगा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो 2 स्टेप हुए कि पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा और फिर 1 by 1 का डिटरमिनेंट कंप्यूट करना बड़ा आसान है कि वही नंबर उसका रिजल्ट होगा। अब बात करते हैं 2 by 2 की। Have you got this discussion? Have you got it? यस सर। Yes, sir. So now we are going to proceed 2 by 2 matrix. Determinant of a 2 by 2 matrix. 2 by 2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है? पहले जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ABCD के अंदर, और फिर नंबरों में एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, A मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ABCD, 2 by 2 का मैट्रिक्स है, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, वर्टिकल लाइंस आ गई, ये डिटरमिनेंट की शक्ल है।
सर 1/1 में तो डायरेक्टली कॉपी कर दिया था, 2/2 में कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, 2/2 में कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि पहले ये दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, डायगोनल एलिमेंट, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल, मेन डायगोनल। तो पहले ये दो मल्टीप्लाई होंगे, ए और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए और डी को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आएगा फार्मूले का, हमेशा माइनस फार्मूले का आएगा, फिर ये हम सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी को। अच्छा, पहले ये प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस फार्मूले का। अच्छा, डायगोनल ही तो है ना, पहले ये वाला आएगा। जी हाँ, पहले ये वाला आएगा, हमेशा हमेशा पहले ये वाला आएगा, माइनस फार्मूले का होगा, फिर ये आएगा। तो इस तरह आपको 2/2 का डिटरमिनेंट मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमने सीखा इस एग्जाम्पल देखते हैं। जी, ये थोड़ा सा विजुलाइज करना इशू तो नहीं हो रहा आप लोग को? मैट्रिक्स से दिया हुआ है 2 3 4 10, कोई बता सकता है कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? diagonal element 3 multiplied by 10 minus 3 multiplied by 4. भाई पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। डिटरमिनेंट कंप्यूट करने का मेथड ये है, हमेशा पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये स्टेप मिस नहीं करना, ये बहुत अहम बात है। आपके नजदीक अभी अहम नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक बहुत अहम है। अगर आप इस स्टेप को छोड़ के डायरेक्टली आप इसको ये कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आपने मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर दिया, और मैट्रिक्स कभी एक्सपेंड नहीं होता, एक्सपेंड तो डिटरमिनेंट होता है। तो लिहाजा इस वाले स्टेप को, दरमियान वाले को स्किप नहीं करना, पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। जी सर, लिख दिया डिटरमिनेंट की फॉर्म में। हाँ, अब कंप्यूट करेंगे। अब आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 10s are 20, माइनस आएगा फार्मूले का, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 10s are 20 माइनस फार्मूले का, 4 3s are 12, 20 में से 12 निकाला, 8 बचा। दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। हैव यू गॉट इट? Yes sir. नाउ व्हाट अबाउट दिस? एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, डिटरमिनेंट कंप्यूट करना है, -2 3 1 5, कैसे सॉल्व करें? पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। शाबाश, एक्सीलेंट। पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि वर्टिकल लाइंस में, यहाँ भी वर्टिकल लाइंस आएंगी, यहाँ भी वर्टिकल लाइंस आएंगी, उसकी लाइनें। अब इसका डिटरमिनेंट कंप्यूट किया जाएगा, तो कैसे कंप्यूट करेंगे, कौन बताएगा भाई? -2 multiply 5 -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस माइनस फार्मूले का आ गया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1। शाबाश। तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -10 आ गया, माइनस फार्मूले का ये आ गया, और 3 1s are 3, तो -10 और -3 -13 -13। तो डिटरमिनेंट नेगेटिव में भी होता है। तो 2/2 का डिटरमिनेंट निकालना आ रहा है हमें कि पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, और फिर ये कि डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले प्राइमरी को डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, उसके बाद फिर सेकेंडरी मल्टीप्लाई करेंगे, और दरमियान में माइनस फार्मूले का आएगा। अच्छा, एक मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, डिटरमिनेंट कंप्यूट करना है। क्या आप अपने अभी नोटबुक में कर सकते हैं इसको सॉल्व? यस सर। अभी कीजिए, शाबाश। रजिस्टर निकाल लीजिए, बॉल पेन निकाल लीजिए, पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है, अपने हाथ से लिखिए ताकि लिखने से आता है। तो पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखिए, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जीरो जवाब है सर। बाकी लोग बताएं। 0 सर। सही है, डिटरमिनेंट का जवाब 0 आ सकता है, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कोई बता सकता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उसे खास मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है? अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? एक खास नाम होता है उसका। एम्प्टी सेट। नहीं भाई, एम्प्टी तो मैट्रिक्स नहीं होता। एम्प्टी मैट्रिक्स कौन सा होता है बताओ? एम्प्टी तो सेट होता है, मैट्रिक्स तो कोई एम्प्टी नहीं होता। क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर कुछ भी ना हो? ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है क्या?
कुछ ना कुछ तो होता है मैट्रिक्स के अंदर। तो एम्प्टी मैट्रिक्स नाम की तो चीज नहीं होती। हाँ, एम्प्टी सेट होता है, एक सेट एम्प्टी सेट होता है, ये आपको पता है कि सेट एम्प्टी होता है, लेकिन मैट्रिक्स तो कभी एम्प्टी नहीं होता। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाए और वो डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम ये कहते हैं कि चूंकि सी का मैट्रिक्स सी का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हम ये कहते हैं कि सी जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप इसको चेक करें कि मैट्रिक्स सी सिंगुलर है या नहीं है, तो सिंगुलरिटी चेक करने का तरीका ये है कि आप उसका डिटरमिनेंट कंप्यूट कर लें। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आप कहेंगे यस दिस इंप्लाइज दैट C is a singular matrix। अगर किसी मैट्रिक्स की सिंगुलरिटी चेक करनी है या ये चेक करना है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है, आप उसका डिटरमिनेंट कंप्यूट कर लीजिए। अगर वो 0 आ गया तो आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, यानी कि इस वक्त मैट्रिक्स C जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये जिमन में बात आ गई तो मैंने बता दी, सही है। आगे जाके हम पढ़ेंगे। सबसे अहम काम जो है वो 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कंप्यूट करना है। एक मैट्रिक्स है आपके पास, मैंने एग्जांपल ली हुई 3x3 की, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस सर। हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3x3 को एक्सपेंड करना काम है, यही सबसे अहम चीज है जिसको आज हमने पढ़ना है। तो मैट्रिक्स ए 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करने के 6 मेथड हैं। सर 2x2 तो आपने डायरेक्ट बताया था कि डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे और डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में फार्मूले का माइनस आएगा। 2x2 बड़ा अच्छा सॉल्व हो गया था। और 1/1 तो 1 गो में सॉल्व हो गया था। 1/1 में तो वही वैल्यू आती है, बस हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा था और वही नंबर जवाब आ गया था। तो 1/1 तो बड़ा आसान था और 2x2 भी कोई मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन 3x3 में आप क्या कह रहे हैं? मैं 3x3 में कह रहा हूं कि 3x3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के 6 मेथड हैं। तो सर क्या पेपर में लिखा होता है किस मेथड से करो? नहीं, पेपर में नहीं लिखा होता कि किस मेथड से करो। सर हमारी मर्जी होती है। जी हाँ, आपकी मर्जी होती है। अच्छा, पहले तो आप ये 6 मेथड से पहले आप किसी एक मेथड से काम करना सिखा दीजिए, फिर आप ये बताइए हमें कि 6 में से कौन सा अच्छा मेथड है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 6 में से कौन सा अच्छा मेथड है, ताकि हम उससे एक्सपेंड कर लें। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन सर पहले आप हमें एक्सपेंड करना सिखाइए, फिर उसके बाद आप अच्छा मेथड बताइए। सर क्या 6 में से अगर हम किसी भी मेथड से करें, 6 तरीकों से करें, क्या जवाब सेम आएगा? जी हाँ, जवाब सेम आएगा। अच्छा, जवाब सेम आएगा। जी हाँ, जवाब सेम आएगा। 6 में से किसी भी मेथड से कर लें, हम पे कोई पाबंदी नहीं होगी। नहीं, आप पे कोई पाबंदी नहीं होगी, आप 6 में से किसी से भी कर सकते हैं। क्या आप हमें 6 के 6 मेथड सिखाएंगे? जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल 6 के 6 मेथड सिखाऊंगा। फिर क्या आप उसके बाद बताएंगे उनमें से अच्छा कौन सा है? जी हाँ, मैं उसके बाद बताऊंगा उसमें से अच्छा कौन सा है। सर फिर तो हम वो अच्छा वाला ही कर लेंगे। हाँ, फिर आप अच्छा वाला कर लीजिएगा, लेकिन पहले आप सुन लीजिए बात को। सर 6 तरीके कौन कौन से? क्या आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितनी रॉज है? 3 रॉज है। और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो अगर 3 रॉज हैं R1 R2 R3 और 3 कॉलम है C1 C2 C3, आप इसे किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, आप इसे रॉ 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, रॉ 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, रॉ 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यानी हम रॉ 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, रॉ 2 से भी कर सकते हैं, रॉ 3 से भी कर सकते हैं, कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, कॉलम 2 से भी कर सकते हैं, कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। तो 3 रॉ 3 कॉलम 6 तरीके हो गए। R1 से सॉल्व कर लो, या R2 से सॉल्व कर लो, या R3 से सॉल्व कर लो, या कॉलम 1 से कर लो, या कॉलम 2 से कर लो, या कॉलम 3 से कर लो। So we have 6 methods. So either we can expand this determinant by R1 or by R2 or by R3 or by C1 or by C2 or by C3. So now we have 6 choices. Now we have 6 methods. सर 6 मेथड तो हैं, किसी एक से सॉल्व करना सिखा दीजिए जो को हम छोटी क्लासों में करते हुए आए। पहले आप हमें पुराना वाला मेथड बता दीजिए, फिर आप हमें नई नई चीजें बता दीजिएगा। जी हाँ, तो पहले आप पुरानी बात सीख लीजिए जो कि आपने छोटी क्लासों में सीखी थी। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सॉल्व करने का मेथड क्या है? पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या है भाई? पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ये आपने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, ये बात नहीं भूलनी भाई।
चाहे 1/1 का हो, चाहे 2/2 का हो, चाहे 3/3 का हो, चाहे 100/100 का हो। पहले ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आप पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, आपने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब हम ये कर रहे हैं एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करना सीख रहे हैं। फिर आप एक्सपेंडिंग बाय R2 भी आ जाएगा, एक्सपेंडिंग बाय R3 भी आ जाएगा, एक्सपेंडिंग बाय C1, एक्सपेंडिंग बाय C2, एक्सपेंडिंग बाय C3 भी आ जाएगा। आप R1 से एक्सपेंड करना सीख लीजिए, आपको हर एक से एक्सपेंड करना आ जाएगा। अच्छा, तो पहले आप R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं? जी हाँ सर। क्या पेपर में हम ये मेंशन करेंगे कि हम कहां से कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल मेंशन करेंगे आप। अच्छा, बिल्कुल मेंशन करेंगे। तो एक्सपेंडिंग बाय R1, तो R1 का मतलब तो ये हुआ कि आप यहां से एक्सपेंड करना चाहते हैं क्योंकि ये R1 है, यही R1 है ना भाई? सर तो इसका मतलब ये हुआ कि आप R1 से एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले आप 2 से एक्सपेंड करेंगे, फिर आप 3 से एक्सपेंड करेंगे, फिर आप 4 से एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि R1 में तो 3 एंट्री है, 2, 3, 4। तो पहले 2 से R1 से एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि पहले 2 से एक्सपेंड करेंगे, फिर 3 से एक्सपेंड करेंगे, फिर 4 से एक्सपेंड करेंगे। हाँ ये बात तो सही है सर। पहले आप 2 से एक्सपेंड करना बता दीजिए। जी हाँ, देखिए मैंने इक्वल टू लिखा, पहले हम 2 से एक्सपेंड करेंगे। तो 2 से एक्सपेंड करने का मेथड ये है कि पहले आप 2 कॉपी कर लेंगे। अच्छा, जिससे एक्सपेंड करते हैं उसे कॉपी कर लेते हैं। जी हाँ, आप उसे कॉपी कर लेंगे। जी मैंने कॉपी कर लिया। अब 2 से एक्सपेंड करने का मेथड ये है कि जिस नंबर से आप एक्सपेंड करेंगे उसका कॉलम भी छोड़ देंगे, उसकी रो भी छोड़ देंगे। क्रॉस लगा दिया आपने, यानी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, अगर आप 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 2 का कॉलम भी छोड़ देंगे, 2 की रो भी छोड़ देंगे। क्रॉस लगा दिया आपने। ये आपने क्या लगा दिया? ये आपने क्रॉस लगा दिया कि 2 की रो भी छोड़ दो, 2 का कॉलम भी छोड़ दो। ये कट गए, तो बचा क्या? बचा क्या? 035 ये आपने कॉपी कर दिया 0358। 0358, ये कॉपी कर दिया। 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया और इसको सॉल्व करना आपको आता है। ये आगे जाके हम सॉल्व करेंगे, इसको आपको आता है। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं सर, दोबारा बताइए। जी हाँ मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि आप रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो लिहाजा रो 1 से एक्सपेंड करने के लिए पहले आप 2 से एक्सपेंड करेंगे, फिर 3 से एक्सपेंड करेंगे, फिर 4 से करेंगे। तो 2 से एक्सपेंड कैसे करेंगे? जिस नंबर से एक्सपेंड किया जाता है उसका कॉलम भी छोड़ देते हैं, उसकी रो भी छोड़ देते हैं। तो कॉलम पे भी क्रॉस कर दिया, रो पे भी क्रॉस कर दिया, जो बचा उसे कॉपी कर दिया 2/2 के डिटरमिनेंट में। हैव यू गॉट इट? यस सर। अब कोई मुझे, अब बारी किसकी है एक्सपेंड होने से? किससे एक्सपेंड करेंगे अब? 3 को। अब 3 से एक्सपेंड करेंगे। जब 3 से एक्सपेंड करेंगे तो पहले 3 को कॉपी कर लीजिए। 3 को कॉपी कर लिया। सर ये माइनस कैसे आ गया? यार बता रहा हूं अभी माइनस कैसे आया, मैं बता रहा हूं, पहले सुन लो। 3 से एक्सपेंड करेंगे तो पहले 3 को कॉपी कर दिया। अब बताओ जब 3 से एक्सपेंड करेंगे तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? जिस नंबर से एक्सपेंड करते हैं क्या करते हैं उसके साथ? उसकी रो और कॉलम छोड़ देते हैं। उसका कॉलम, ये देखिए क्रॉस क्रॉस लगा लगा दें, उसका कॉलम भी छोड़ देते हैं, उसकी रो भी छोड़ देते हैं। क्या बचा? 0348। 0348, ये कॉपी कर दिया। 0348 2/2 में कॉपी कर दिया। सर ये माइनस कैसे आया? यार ये फार्मूले का माइनस है। सर ये कैसे आया फार्मूले का माइनस? देखो फार्मूले की साइन निकालने का तरीका ये है। फार्मूले की साइन निकालने का तरीका क्या है? फार्मूले की साइन को निकालने को याद करने का मेथड बड़ा आसान है कि प्लस से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेटिव साइन चलती है। अल्टरनेटिव का मतलब है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, भाई 3/3 का है ना, 3 से ज्यादा तो होंगे नहीं, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, खत्म ही हो गए। सर अगर ये 4/4 का होता, अरे भाई अगर ये 4/4 का होता ना तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये 4/4 का। अच्छा, तो ये आपने रफ वर्क में फार्मूले की साइन लिख के रखी है अपने सामने? जी हाँ सर, हम भी कर सकते हैं बिल्कुल। आप रफ वर्क बना के प्लस माइनस की साइन सामने रखिए। तो जब आप रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो साइनों की लोकेशन ये होगी, यानी पहले वाले के साथ प्लस, तो प्लस को तो लिखता ही नहीं है, दरमियान वाले के साथ फार्मूले का माइनस आएगा जो कि यहाँ पे आया हुआ है। हैव यू गॉट इट? यस सर। अब किससे एक्सपेंड करने की बारी है? 4।
4 से एक्सपेंड करने की बारी है, फार्मूले की साइन प्लस है, फार्मूले की साइन प्लस लगाई, 4 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो 4 को कॉपी किया। क्या कोई बता सकता है कि जब 4 से एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे? रो और कॉलम को क्रॉस कर देंगे, बाकी लिख देंगे। किसके रो और कॉलम को? 4 की रो और कॉलम। 4 के रो और कॉलम को, 4 की रो भी क्रॉस कर देंगे, 4 का कॉलम भी क्रॉस कर देंगे। क्या बचा? 0045। 0045। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सर ये तो 2/2 का बन गया, इसे सॉल्व करना तो मुझे आता है। ये भी 2/2 का बन गया, इसे सॉल्व करना तो मुझे आता है। ये भी 2/2 का बन गया, इसे सॉल्व करना तो मुझे आता है। भाई कैसे सॉल्व करेंगे? 2 को एज इट इज कॉपी किया, ये कैसे सॉल्व करेंगे, कौन बताएगा? डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे पहले। किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे बता दीजिए। 0 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 0। 0 लिख दिया। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0, माइनस इसका अपना माइनस फार्मूले का, याद है ना 2/2 का? यस सर। सही है। अब फिर किसको करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 3। तो 3 5 15, ये आ गया जवाब। -3 को एज इट इज कॉपी कर दिया। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0, माइनस फार्मूले का 3 4 12, +4 एज इट इज कॉपी कर दिया। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, माइनस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0, 2 एज इट इज। 0 तो खत्म हो जाता है, तो -15 ऐसे ही रहेगा। 0 खत्म हो जाता है भाई, 0 लेफ्ट पे हो 0 राइट पे हो, 0 खत्म हो जाता है। लिखा हुआ है 0 -6, जवाब होगा -6 क्योंकि 0 खत्म हो जाता है। अच्छा 6 - 0, 0 खत्म हो जाता है, क्या जवाब आएगा भाई? 6। अच्छा तो 0 खत्म हो जाता है भाई, -15 आ गया। अच्छा -3 एज इट इज, 0 खत्म हो जाता है भाई, -12 आ गया। 4 एज इट इज, 0 - 0 इज 0, तो प्लस माइनस माइनस 15 2 30, माइनस माइनस प्लस 12 3 36, प्लस 4 into 0 0, तो 36 में से 30 निकाला 6 आया। सो दिस बिकम्स द डिटरमिनेंट। हैव यू गॉट इट? यस सर। अजान का जवाब 1 मिनट देते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। जरा आप, मैं अजान का जवाब दे दूं जरा। आर यू देयर? आप लोग मौजूद हैं? यस सर। क्या 3/3 को एक्सपेंड करना आया? यस सर, आइए सर। तो ये हमने किससे एक्सपेंड किया? R1 से। तो क्या बाकी से आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं?
यस सर कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि किससे एक्सपेंड करना ज्यादा अच्छा है? R1 से। R1 से अच्छा है। R1 से एक्सपेंड करना हमें आ गया है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो R1 से देख एक मेथड तो आ गया। चलो सर अच्छा है या बुरा है, हमें तो R1 से करना आ गया है ना, क्योंकि ये पहला है ना R1, हम छोटी क्लासों में इसी से करते थे और हमें ये नहीं पता था कि वो R1 से कर रहे हैं हम, लेकिन हम करते इसी तरह थे छोटी क्लासों के अंदर, लेकिन हमें याद आ गया है, अब हम इसी से करेंगे। देखो भाई आपसे कहा था कि 6 मेथड हैं, सर वो सही है 6 मेथड हैं, हम R2 से भी कर सकते हैं, R3 से भी कर सकते हैं, C1 C2 C3 से भी कर सकते हैं, लेकिन R1 से बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि ऊपर वाले नंबर मौजूद हैं, करना आसान है। भाई क्या R2 से मुश्किल है क्या? नहीं, R2 से भी कर सकते हैं, लेकिन सर वो R1 ज्यादा फीजिबल लग रहा है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप 6 में से अच्छा मेथड बताएंगे, क्या मैं इससे अच्छा मेथड ना बता दूं आपको, या R1 पे ही कायम रहेंगे? बता दें सर। बता दें। अच्छा R1 पे कायम तो नहीं रहोगे? नहीं सर। अच्छा नहीं रहोगे। अगर R1 पे कायम रहोगे तो आगे नुकसान होगा हमारा, 4/4 5/5 में हमें नुकसान होगा। सर आप जल्दी से बता दें, नमाज का वक्त हो रहा है, आर्टिकल को वाइंड अप कर दीजिए। जी हाँ, हम वहां से एक्सपेंड करेंगे, यानी उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे जिसमें जीरो ज्यादा मिलेंगे। भाई 3 रो 3 कॉलम है, आप गौर कीजिए किस रो या किस कॉलम में जीरो ज्यादा मौजूद हैं। जहां जीरो ज्यादा मौजूद है वहां से एक्सपेंड करेंगे, वहां से बड़ा फायदा होगा हमें। कोई बता सकता है जीरो ज्यादा कहां पे है? R2 में सर। R2 में जीरो ज्यादा है, R2 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? सर जल्दी से R2 से एक्सपेंड करना सिखा दीजिए, इस तरह हमें R1 के अलावा एक मेथड भी आ जाएगा और आपकी बात भी हम समझ जाएंगे कि वाकई इससे फायदा है कि नहीं है, वरना तो हम R1 से ही करेंगे। अगर आप R2 से कोई फायदा दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। R2 से एक्सपेंड करने का मतलब तो हमें इतना मालूम है कि पहले इस जीरो से एक्सपेंड करेंगे, फिर इस जीरो से एक्सपेंड करेंगे, फिर 3 से एक्सपेंड करेंगे, और हमें यह भी मालूम है कि R2 से जब एक्सपेंड करेंगे तो फार्मूले की साइन ये वाली होगी। हाँ, फार्मूले की साइन ये वाली होगी। सर ये भी हमें मालूम है, और हमें एक्सपेंड करना भी आता है, जिस नंबर से एक्सपेंड करते हैं उसकी रो भी छोड़ देते हैं, उसका कॉलम भी छोड़ देते हैं। अब आप ये बताएं कि R2 में फायदा क्या है? हाँ ये तो बहुत जल्दी जल्दी बातें कर रहे हो तुम, R2 में फायदा क्या है जल्दी से देख लो, अगर फायदा देखना है ये लो देखो, फायदा देखना है। प्लीज चार्जिंग दे दीजिए, चार्जिंग दे दीजिए लैपटॉप की प्लीज। अच्छा जी, तो फायदा देखते हैं, होल्ड ऑन, होल्ड फॉर अ व्हाइल, बस 2 मिनट देख लीजिए, फिर नमाज की तैयारी का मौका देते हैं आपको, क्योंकि अब ये वाइंड अप हो रही है डिस्कशन। जी आर यू विद मी? यस सर। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 का, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, सही है सर, लिख दिया, अच्छी बात है। एक्सपेंडिंग बाय R2, अच्छी बात है, आपने बता दिया कि R2 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो भाई मेरी बात सुनो, पहले किससे एक्सपेंड करोगे? सर पहले 0 से एक्सपेंड करेंगे, फिर इस 0 से एक्सपेंड करेंगे, फिर इस 3 से एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि 0 से एक्सपेंड नहीं करते, डायरेक्टली 0 लिख देते हैं। सर क्या मतलब 0 से एक्सपेंड नहीं करते, डायरेक्टली 0 लिख देते हैं? हमें तो एक्सपेंड करना आता है, उसका रो और कॉलम छोड़ देते हैं। देखो भाई, जब आप पहले वाले 0 से एक्सपेंड करोगे तो इसके रो भी छोड़ दोगे, इसके कॉलम भी छोड़ दोगे, तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? अरे अल्लाह के बंदो, क्या बचेगा? 5 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8 3 24 और -4 5 20, अल्टीमेटली आखिर में उसने 0 से ही तो मल्टीप्लाई होना है। तो लिहाजा प्रॉपर्टी ये कहती है कि 0 से एक्सपेंड मत करो, बस 0 लिख दो। ओहो, 0 से एक्सपेंड मत करो, बस 0 लिख दो। तो सर पहले तो इस वाले 0 की बारी है। जी हाँ, पहले इस वाले 0 की बारी है, तो एक्सपेंड करके दिखाएंगे तो सही ना? हाँ दिखाएंगे तो सही। फार्मूले की साइन क्या आएगी 0 के साथ? माइनस। तो जब पहले वाले 0 से एक्सपेंड करेंगे माइनस फार्मूले का, और बस 0 को लिख देंगे। अच्छा, बस 0 को लिख देंगे। प्लीज चार्जिंग दे दीजिए, चार्जिंग। माइनस फार्मूले का, पहले 0 को लिख दिया। अच्छा अब आगे चलें, R2 में क्या है? दूसरा 0 मिल गया। फार्मूले की साइन क्या है? प्लस। और लिख दिया 0। अब बारी है 3 की, तो 3 की फार्मूले की साइन क्या है? माइनस। तो 3 के साथ माइनस करके लिखिए। तो आपने लिखा, यहां से एक्सपेंड कर रहे हैं तो -3 लिखा। अब सिर्फ 3 से एक्सपेंड करना है भाई, सिर्फ 3 से। 3 का कॉलम भी छोड़ दिया,
3 की रो भी छोड़ दी, क्या बचा? 2 3 4 5 2 3 4 5, तो 0 तो हो गया खत्म, 0 तो हो गया खत्म, रह गया सिर्फ -3। एक ही दफा एक्सपेंड करो, 2 5 10 माइनस फार्मूले का 4 3 12, 10 -12 -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, जवाब आया 6। इट ऑफ ए इज इक्वल टू 6। तो वहां से कितना आ रहा था? 6। काम कितना किया था? अरे सर 3 दफा एक्सपेंड किया था, तीनों को सॉल्व किया था, फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद जवाब आया था। और यहाँ पे क्या हुआ? 2 0 से फायदा मिल गया, तो सिर्फ एक 2/2 को किया तो खत्म जी। हैव यू गॉट इट? यस सर। हमें किसी और रो या कॉलम से एक्सपेंड करना भी आ गया और हमें इसका बेनिफिट भी समझ में आ गया। हाँ अगर सर 0 हो ही ना, हाँ अगर 0 हो ही ना, तो फिर तो R1 से कर देना। क्या ख्याल है? यस सर। तो आज के लिए इतना काफी है, कल इंशाल्लाह फिर मजीद डिस्कशन करेंगे। कल क्या दिन है भाई? कल बुध है सर।